अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 का यूनिट नंबर 2। तो गाइस इससे पहले अपन ने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। आज अपन यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपन को इश्यू, फॉरफिटेड और री इश्यू के बारे में अपन को पढ़ना है। और ये गाइस यूनिट नंबर 2 है और पूरी की पूरी प्रैक्टिकल रहने वाली है। इससे पहले जो यूनिट नंबर 1 पढ़ी थी वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल था। तो ठीक है गाइस, तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे, इसको चैप्टर को स्टार्ट करने में सबसे पहले बात करने वाले हैं शेयर कैपिटल के बारे में, क्योंकि अपन को शेयर कैपिटल के बारे में पता होगा तभी हम आगे इसमें जा सकते हैं। तो गाइस शेयर कैपिटल में क्या होता है, जो कंपनी की टोटल कैपिटल जो होती है, कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है, उसे अपन कंपनी की शेयर कैपिटल कहते हैं। जैसे कि लिखा भी हुआ है द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर, यानी कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है वो शेयर्स में क्या होती है, डिवाइड रहती है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, और वो कंपनी क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल कहलाती है। तो ये है कंपनी की शेयर कैपिटल के बारे में, जो कंपनी की क्या होती है, जो टोटल कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइड होती है। अब जब हमने शेयर कैपिटल की बात करी है तो हम इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे और इसके 6 टाइप्स होते हैं। पहला जैसे कि लिखा हुआ है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दूसरा इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, देन रिजर्व। अब सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में, यानी कंपनी जितनी कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है अपनी होल लाइफ के लिए उसे अपन बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको अपन नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। और ये जो कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि अपन ने बताया था कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम जो ऑथराइज्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो है 1 लाख, और पब्लिक कंपनी के लिए जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो है गाइस 7 लाख मिनिमम के, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो ऑथराइज्ड यानी कि जितनी कैपिटल से कंपनी ऑथराइज होगी अपनी होल लाइफ के लिए। अब बात करते हैं सेकंड, इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी मार्केट में या कितने शेयर इशू करना चाहती है उसे बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। यानी कंपनी ने सोचा कि हमें 8 लाख शेयर इशू करने हैं, उनके 10 लाख शेयर्स थे, सपोज दैट मानते हैं कितने शेयर्स थे उनके, 10 लाख शेयर्स थे। अब 10 लाख शेयर्स में से वो 8 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है। अब मार्केट में जो 8 लाख जो शेयर इशू करना चाहती है तो उसमें इशूड करे, उसे अपन ने बोला 8 लाख शेयर, कौन सी कैपिटल हो गई, वो इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि जितने कंपनी ने इशू करे उसमें से पब्लिक ने कितने ले लिए, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है गाइस, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब, यानी इशूड कंपनी ने जितने मार्केट में इशू करे, और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल पब्लिक ने उसमें से कितने शेयर्स ले लिए हैं उसे अपन बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। ऑथराइज्ड जितने से कंपनी रजिस्टर्ड होती है अपने होल लाइफ के लिए, तो उसमें इशूड शेयर कैपिटल कंपनी कितने शेयर मार्केट में इशू कर रही है वो इशूड कैपिटल है। सब्सक्राइब्ड जितने कंपनी ने इशू करे थे उसमें से पब्लिक ने कितने ले लिए वो होती है जी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है गाइस, उसके बाद करते हैं बात कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में। अब भाई कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है कि कंपनी ने एक शेयर पर कितना पैसा मांगा है। सपोज दैट मान के चलते एक वर्ड है जो कि मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, उसे अपन बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं गाइस, फेस वैल्यू। मान के चलते शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीस। ठीक है गाइस, कितने रुपए, 10, और कंपनी ने अभी उससे कितने रुपए मांगे, केवल 10 रुपीस पे 8, तो उसे अपन बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कंपनी ने कितनी कॉल करी है एक शेयर पे उसे अपन बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। नाम से समझ में आ रही, कॉल्ड यानी कितनी कॉल करी है उसे अपन बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कंपनी ने 8 रुपए मांगे और उसमें से कितने लोगों ने दे दिए, या तो 8 के 8 पूरे यानी 8 के 8 रुपीस पूरे पेड कर दिए तो वो पेड अप हो गई, इसमें से कुछ कम पेड किए तो वो पेड अप हो गई। तो इसमें भी अपन पढ़ने वाले आगे भी आने वाले टाइम में कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ेंगे। तो पेड अप शेयर कैपिटल के कुछ पार्ट है कि जो कॉल्स इन एरियर्स होती है गाइस उसको अपन लेस कराते हैं पेड अप शेयर कैपिटल में से। जब कंपनी ने 8 मांगे उसमें से पब्लिक ने कितने दिए, 6 रुपीस दिए, 7 दिए या 8 के 8 दिए, तो जितने दे दिए वो अपन की कहलाती है पेड अप, यानी जितने पेड कर दिए हैं पेड अप शेयर कैपिटल। और गाइस रिजर्व शेयर कैपिटल है, कंपनी अपनी कैपिटल को रिजर्व करके रखती है जो कि वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही इश्यू करती है, उसे अपन बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। वर्ड से समझ में आ रहा है, रिजर्व क्या, कैपिटल रिजर्व करके रखी है, कब इश्यू करेगी, वाइंडिंग अप के टाइम पर इश्यू करेगी, उसे अपन बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। तो आई होप गाइस आपको समझ में आई होगी ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, रिजर्व। ऑथराइज्ड जैसे कंपनी ऑथराइज्ड हुई है, इश्यूड जितने पब्लिक में इश्यू करना चाहती है, सब्सक्राइब्ड उसमें से पब्लिक ने कितने ले लिए वो सब्सक्राइब्ड है, कॉल्ड अप कंपनी ने एक शेयर्स पर कितना पैसा मांगा
है उसे कॉल्ड अप कहेंगे, पेड अप उसमें से पब्लिक ने पूरा पूरा पेड कर दिया, कम पेड कर दिया, ज्यादा पेड कर दिया, वो पेड अप। और रिजर्व शेयर कैपिटल जो कंपनी रिजर्व करके रखती है और कंपनी उसे वाइंडिंग अप के टाइम पर ही इशू करेगी। ठीक है गाइस, तो ये है इसके 6 टाइप। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि सर ऑथराइज्ड क्या होती है, तो ऑथराइज्ड मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया कि कंपनी जितने कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है उसे ऑथराइज्ड कहते हैं, होल लाइफ के लिए रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, इशू शेयर कैपिटल उसमें से कितने शेयर इशू कर रही है, मान के चलते कंपनी 10 लाख शेयर से ऑथराइज्ड हुई 10 रुपए वाले यानी 1 करोड़ से, और 8 लाख उसमें शेयर इशू कर रही है इशूड, उसमें से पब्लिक ने कितने ले लिए हैं, सब्सक्राइब्ड। ठीक है, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, कंपनी उसमें कितने रुपए मांग रही है, 8 रुपीस, उसे अपन बोलते हैं कॉल्ड अप, जो कंपनी कर रही है कॉल। पेड अप उसमें से पब्लिक ने कितने रुपए दे दिया, तो 8 के 8 दे दिए या उसमें से कुछ कम दिए या उससे ज्यादा दिए, वो पेड अप शेयर कैपिटल। और गाइस रिजर्व कैपिटल है जो कि कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पर क्या करती है, इशू करती है, उसे अपन बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, शेयर कैपिटल समझ में आई होगी, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो नंबर ऑफ शेयर्स में क्या होती है, डिवाइड रहती है। ठीक है ना गाइस, तो ये है शेयर कैपिटल और ये है इसके टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो गाइस अब बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। तो गाइस दो टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और एक इक्विटी शेयर्स होते हैं। अब गाइस प्रेफरेंस शेयर्स क्या है और इक्विटी शेयर्स क्या है, तो पहले अपन बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो गाइस प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है। कौन से रेट से, फिक्स्ड रेट डिविडेंड होता है। यानी कि आपने 12th क्लास में भी देखा होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या लिखा रहता है, जैसे 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, 13% प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब ये जो रेट जो दी होती है ये डिविडेंड की रेट होती है। तो इनका जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, और इनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। क्या राइट्स होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट। दो चीजों में इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, एक तो डिविडेंड रिसीव करने में इनको फर्स्ट राइट होता है, यानी इक्विटी शेयर्स को देने से पहले प्रेफरेंशियल होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है गाइस, पहला डिविडेंड में। दूसरा है इनको कि वाइंडिंग अप के टाइम पर कैपिटल का पहले जो पेमेंट होगा यानी रीपेमेंट होगा कैपिटल का, वो प्रेफरेंशियल होल्डर्स वालों का होगा। जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो प्रेफरेंशियल होल्डर्स कहलाते हैं और जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को दो राइट होते हैं, यानी एक तो डिविडेंड फिक्स्ड रेट से मिलता है, इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, और सेकंड वाइंडिंग अप के टाइम पर शेयर कैपिटल को रीपेमेंट का राइट इनको होता है, यानी सबसे पहले कैपिटल इनको पेमेंट की जाती है। ठीक है, ये होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इनको दो प्रेफरेंशियल राइट है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल ये कुछ 8 नजर आ रहे हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल में क्यूमुलेटिव, यानी कि वर्ड से समझ में आता है क्यूमुलेटिव यानी कुछ ना कुछ क्यूम हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ इकट्ठा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव, इकट्ठा करना। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है और कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो इनसफिशिएंट के केस में यानी प्रॉफिट जब इनसफिशिएंट होता है तो डिविडेंड को नहीं दे पाती है, तो उनका डिविडेंड क्या होता है, क्यूमुलेटिव होता है, यानी ऐड ऑन होता जाता है। और जब कंपनी प्रॉफिट में आती है तो वो सारा का सारा डिविडेंड पेड करती है। सपोज दैट मान के चलते हैं 2012, 2013, 2014, 2013 में इनसफिशिएंट था, नहीं दे पाई, 2012 में था और 2013 में इनसफिशिएंट था, नहीं दे पाई। इस साल का डिविडेंड प्लस इस साल का डिविडेंड, 2014 में कंपनी प्रॉफिट में आई तो 2014 का, यानी कि 12 का भी डिविडेंड देगी, 13 का भी डिविडेंड देगी, 14 का भी यानी 14 का भी डिविडेंड देगी। यानी कि इनका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता जा रहा है। और जैसे कंपनी प्रॉफिट में आती है, अच्छे खासे प्रॉफिट, तो कंपनी को क्या देती थी, डिविडेंड देती है। इनका डिविडेंड इकट्ठा होता जाता है, उसे अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में। अब एक बात करते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, तो सीधी सीधी बात है, अगर कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या कंपनी का कोई अदर रीजन रहे हैं और कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है, तो उनका डिविडेंड क्यूमुलेटिव नहीं होता। कंपनी के पास जब प्रॉफिट होगा तब कंपनी डिविडेंड देगी। तो यानी कि अगर बात करें नॉन क्यूमुलेटिव के लिए, 2012 में इनसफिशिएंट था, नहीं दिया, 2013 में इनसफिशिएंट था, नहीं दिया, तो 2014 में सिर्फ केवल 2014 का ही पेड होगा, 13 का पेड नहीं होता है, 12 का पेड नहीं होगा। यानी कि जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल डिविडेंड देगी और जिस साल नहीं होगा उस साल डिविडेंड नहीं देगी। उसे हम बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। इनका डिविडेंड इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या नहीं होता, क्यूमुलेटिव नहीं होता, जुड़ता नहीं है, ऐड ऑन नहीं होता है। क्यूमुलेटिव हो गया गाइस, नॉन क्यूमुलेटिव हो गया। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग के बारे में और नॉन पार्टिसिपेटिंग। वर्ड से तो समझ में आ रहा है पार्टिसिपेटिंग, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना है इनको,
लेकिन कहां करना है उसे अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट में, एक्स्ट्रा सरप्लस में। अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में या एक्स्ट्रा सरप्लस में क्या रखते हैं, अपना राइट रखते हैं डिविडेंड लेने का, उसे अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट में राइट रखते हैं। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिया जाएगा, फर्स्ट राइट है, उसके बाद फिर इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट बचता है इक्विटी शेयर देने होल्डर को देने के बाद, यानी पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया, उसके बाद अगर कोई भी सरप्लस बचता है तो उसमें जिसको राइट होता है उसे अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और जिसको एक्स्ट्रा सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं, तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा, उसे अपन बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। इनको सिर्फ नॉर्मल डिविडेंड दिया जाता है। पार्टिसिपेटिंग वालों को नॉर्मल डिविडेंड भी मिलेगा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी डिविडेंड मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को सिर्फ केवल नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट में उनको कोई राइट नहीं होगा, उसे अपन बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो आई होप गाइस ये आपको चारों समझ में आए होंगे। अब गाइस बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल, यानी जिसको रिडीम कर सकते हैं, जिसका पैसा रिटर्न करना है, जिसकी कैपिटल रिटर्न करनी है, उसे बोलते हैं रिडीमेबल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स का पैसा कंपनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो भी फिक्स्ड टाइम किया होता है, उनसे बोला होता है कि हम 8 इयर्स बाद लौटाएंगे, 10 इयर्स बाद आपका पैसा लौटा देंगे, हम कैपिटल लौटा देंगे, या 12 इयर्स के बाद, तो उसे अपन बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ठीक है ना, यानी पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद उनका जो कैपिटल है उनकी रिटर्न कर दी जाती है। अब गाइस बात करते हैं नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल का मतलब है यानी कि आपका कोई फिक्स्ड टाइम तो होगा नहीं, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि प्रेफरेंस शेयर्स 20 ईयर से ज्यादा के लिए इशू नहीं हो सकते। कितने गाइस, 20 इयर्स। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं रिडीमेबल के लिए, तो कंपनी ने टाइम फिक्स्ड पीरियड नहीं दिया, लेकिन अपन को एक चीज याद रखनी है, कंपनी के वाइंडिंग अप और 20 इयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी 20 साल अगर पहले हो जाते या फिर उससे पहले कंपनी वाइंडिंग अप हो रही, तो उनमें से जो भी व्हिचएवर इज अर्लियर है, जो भी पहले होगा उस समय इनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। उसका हम बोलते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल 20 साल से ज्यादा के लिए इश्यू नहीं किए जा सकते हैं। तो गाइस ठीक है, 20 इयर्स और वाइंडिंग अप कंपनी का, उन दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा टाइम, या तो कंपनी अगर वाइंडिंग अप हो रही है 20 इयर्स से पहले तो आप रिटर्न करना पड़ेगा, ये कंपनी कंटिन्यू चल रही है 20 इयर्स कंप्लीट हो गए तो 20 इयर्स पे इनको रिटर्न करना पड़ेगा। उसे अपन बोलते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, इनका टाइम फिक्स्ड नहीं होता है। कन्वर्टेबल की बात करें तो गाइस इसमें समझ में आ रहा है, वर्ड से कन्वर्ट, कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट करना है, यानी वो प्रेफरेंशियल जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स कहलाते हैं, और जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है उसे अपन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स कहते हैं। कन्वर्टेबल जिसको इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, नॉन कन्वर्टेबल जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो गाइस ये थे अपने 8 टाइप्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, जिनका डिविडेंड क्या होता जाता है, एड ऑन होता जाता है, क्यूमुलेटिव होता जाता है किस टाइम, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में, और नॉन क्यूमुलेटिव वालों का एड ऑन नहीं होगा, क्यूमुलेटिव नहीं होगा, जिस साल कंपनी प्रॉफिट में होगी उस साल डिविडेंड पेड करेगी। पार्टिसिपेटिंग जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में राइट होता है वो पार्टिसिपेटिंग, जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में राइट नहीं होता वो नॉन पार्टिसिपेटिंग, लेकिन इसमें नॉर्मल डिविडेंड दोनों को मिलता है। गाइस रिडीमेबल की बात करें तो रिडीमेबल यानी कि कंपनी कहती है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड उन्होंने फिक्स कर दिया है, कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड है, उस टाइम कंपनी पैसा रिडीम करेगी, उसे रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कहते हैं। और नॉन रिडीमेबल कंपनी कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं बताती, लेकिन हमको पता है कि प्रेफरेंशियल 20 इयर्स के लिए इशू होते हैं, तो 20 इयर्स और कंपनी अगर वाइंडिंग अप हो रही है तो व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस समय उनका पैसा रिटर्न किया जाएगा। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कन्वर्टेबल, जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में वो कन्वर्टेबल कहलाएंगे, और जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है उन्हें अपन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कहते हैं। तो गाइस ये है अपने कुछ 8 टाइप, ये प्रेफरेंशियल्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं गाइस इक्विटी शेयर्स के बारे में। अब गाइस इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करते हैं तो इक्विटी शेयर के लिए सबसे पहले तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इक्विटी शेयर कंपनी के ओनर होते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है। इनको डिविडेंड में राइट होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद, इनको कैपिटल में भी राइट होता है लेकिन पहले कैपिटल का पेमेंट किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। डिविडेंड, डिफरेंशियल डिविडेंड के लिए इनके पास राइट होता है, वोटिंग पावर इनके पास होती है, इनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होती, क्योंकि इक्विटी शेयर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, इसीलिए इनको सब चीज में हिस्सा जो है वो बाद में दिया जाता है। प्रेफरेंशियल होल्डर्स के दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, एक तो डिविडेंड फर्स्ट रिसीव करते हैं और कैपिटल भी फर्स्ट रिसीव करते हैं, और ये डिविडेंड कब रिसीव करेंगे, प्रेफरेंशियल्स को देने के बाद, ठीक है गाइस। और दूसरा कैपिटल भी कब रिसीव करेंगे, इक्विटी प्रेफरेंशियल्स को देने के बाद। और इनका जो डिविडेंड है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, बीओडी डिसाइड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इक्विटी शेयर्स के लिए, ठीक है गाइस। इनको वोटिंग पावर होती है, डिफरेंशियल डिविडेंड्स के राइट इनके पास होते हैं, ये होते हैं इक्विटी शेयर, और कंपनी के ये ओनर होते हैं, ठीक है। तो ये है इक्विटी शेयर्स के बारे में, और ये है गाइस प्रेफरेंशियल्स के बारे में। इक्विटी शेयर
ओनर यानी जिसके पास इक्विटी शेयर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं, और कंपनी के कौन होते हैं? ओनर होते हैं। वोटिंग पावर होती है इक्विटी शेयर्स वालों के पास, लेकिन इनके पास नहीं होती, इनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है ना भाई? तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में और इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो ये द टाइप्स ऑफ शेयर, ठीक है। और इससे पहले अपन ने जो अभी पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था शेयर कैपिटल और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आई होप कि आपको इस टॉपिक पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। तो गाइस इश्यू ऑफ शेयर को दो टाइप से इशू कर सकते हैं, तो कैश में कर सकते हैं और एक अदर देन कैश में कर सकते हैं। कैश में भी दो टाइप से कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम, और अदर देन कैश में भी एट पार और एट प्रीमियम पर शेयर इशू किया जा सकता है। और शेयर इशू करने के जो तरीके वो हैं दो, एक तो है लमसम और एक है इंस्टॉलमेंट। अब गाइस एट पार और एट प्रीमियम का क्या मतलब है इसके बारे में जानते हैं। कि जैसे मान के चलते कंपनी की जो फेस वैल्यू है, एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 10 रुपीस, यानी कि जितने रुपए पर कंपनी ने अपने शेयर्स को रजिस्टर्ड करवाया था, ऑथराइज करवाया है, जिस समय कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी जो रजिस्टर्ड हुई है वो मान के चल जितने रुपए की शेयर्स हुई है, यानी कि मान के चलते 10 रुपए की शेयर्स हुई है उसे अपन फेस वैल्यू बोलेंगे और नॉमिनल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। अब इससे अगर हम ऊपर जाते हैं पैसा लेते हैं, सपोज दैट 12 रुपए कंपनी मांगती है एक शेयर का, तो इसका मतलब ये शेयर 12 रुपए, इसका मतलब प्रीमियम पर इशू है। ठीक है गाइस, किस पर इशू है? प्रीमियम पर। इसमें कितने रुपए का प्रीमियम कहलाएगा? 2 रुपए का। और कंपनी 10 के 10 अगर मांग रही है आपसे, 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू, 10 रुपए आपसे मांग रही है, तो इसे अपन बोलते हैं एट पार। मतलब 10 का 10 रुपए मांगा एट पार, 10 रुपए से ऊपर गए तो ज्यादा मांगा कंपनी ने पैसा, तो उसे अपन बोलते हैं प्रीमियम। तो दो टाइप से इशू होते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। और ये नॉमिनल वैल्यू मैंने आपको बताया फेस वैल्यू भी कहलाती है, और ये कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, कंपनी जितने रुपए से ऑथराइज्ड हुई है। और अपन ने पढ़ा था जो शेयर कैपिटल होती है वो नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड होती है, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं में जो डिवाइड है, यानी कि उस एक शेयर की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे आती है। ठीक है गाइस, तो अपन ने बात समझी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू के बारे में। इसमें अपन ने 10 रुपए के, अगर 10 रुपए पे इशू करते तो एट पार, और 10 रुपए से ऊपर जाते तो 12 रुपए पे इशू करें, 13 पे, 14 पे, तो वो अपना रहेगा प्रीमियम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा एट पार का मतलब क्या है और एट प्रीमियम का मतलब क्या है। अब गाइस बात करते हैं लमसम और इंस्टॉलमेंट के बारे में। कंपनी के मान के चलते हैं फेस वैल्यू थी 10 रुपए, ठीक है, इस कितनी 10, और 10 का 10 एक ही बार में मांग लिया, उसे अपन बोलते हैं लमसम। कितना जी गाइस? 10 रुपए था, 10 का 10 एक बार में मांग लिया, लमसम। 10 के 12 मांग लिए एक बार में, लमसम। तो बार भी मांग सकती है और प्रीमियम पर भी मांग सकती है, लेकिन एक बार में वन टाइम पेमेंट रहेगा, लमसम कहलाता है। और गाइस इंस्टॉलमेंट की बात करें तो कंपनी टुकड़ों में पैसा मांगती है। अब टुकड़े क्या हो सकते हैं? कंपनी एप्लीकेशन पे पैसा अलग मांगेगी, उसके बाद फिर आपसे अलॉटमेंट किया जाएगा, उसका पैसा अलग मांगेगी, फर्स्ट कॉल पे मांगेगी, सेकंड कॉल पर मांगेगी, थर्ड कॉल पे भी मांग सकती है। तो जैसे मान के चलते 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए सेकंड कॉल पे, इस तरीके से वो कॉल मांग रही है, उसे अपन बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। एक बार में नहीं मांगती, टुकड़ों में मांगती है, एप्लीकेशन पे अलग मांगती है, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, इस तरीके से अगर पैसा वो मांगती है तो उसे अपन बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो वो शेयर जो होते हैं वो इंस्टॉलमेंट पर इशू होंगे, और एक बार में पेमेंट मांगती है, वन टाइम पेमेंट मांगती है, तो उसे अपन बोलते हैं लमसम। ठीक है, और अपन ने बात कर ली है कैश में इशू करेगी और अदर देन कैश में, ये भी मैं समझाऊंगा, लेकिन एट पर और एट प्रीमियम समझा। जितनी फेस वैल्यू उससे ज्यादा पैसा मांगती है तो प्रीमियम, और जितना फेस वैल्यू उतना ही मांगती है तो एट पार। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं कैश में और अदर देन कैश के बारे में। तो गाइस ये क्या सिस्टम है इसके बारे में बताते हैं कि कंपनी ने पैसे शेयर इशू करे मार्केट में और पैसा आ गया तो वो कैश में इशू माना जाएगा, यानी कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रही है और उधर से पैसा आएगा तो वो कैश में। अदर देन कैश का मतलब क्या है कि कंपनी ने फर्नीचर परचेस करा अपनी कंपनी के लिए, तो कंपनी ने फर्नीचर परचेस करा, तो जिस कंपनी से फर्नीचर परचेस किया है उसको पैसे ना देकर अपनी कंपनी के शेयर दे दिए तो शेयर इशू हो गए अदर देन कैश में। यहाँ कैश नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने फर्नीचर परचेस किया था, जिस कंपनी से फर्नीचर परचेस किया था उसको क्या दिए? अपनी कंपनी के शेयर्स दिए, तो जो शेयर इशू है वो किसमें हुए? अदर देन कैश में। ठीक है गाइस, तो ये है कैश और ये है अदर देन कैश, और लमसम और इंस्टॉलमेंट समझ लिया, एट पार और एट प्रीमियम आपको समझा दिया है। तो गाइस ये था इश्यू ऑफ शेयर के बारे में। अब गाइस अपन तीन चीज इसमें अभी और आगे पढ़ने वाले हैं, और वो है फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना गाइस, ये अपन थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं तीन टाइप का। अपन तीन वर्ड जो है वो है, एक तो फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, एक पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन,
और एक पढ़ेंगे गाइस ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट पढ़ने, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। गाइस ऐसा है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करना चाहती है। कितने शेयर इशू करना चाहती है? 10,000 शेयर इशू करना चाहती है। और अगर 10,000 की 10,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाती है, इसे अपन बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है कि अगर 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी और केवल एप्लीकेशन आई है 95,500 की, उसे अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे कम एप्लीकेशन उसके पास आई है। और ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे और उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आई है, उसे अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे और 10 की 10,000 एप्लीकेशन आ गई, इसे फुल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने की सोची है, यानी कर रही है शेयर इशू और एप्लीकेशन आई है 9500 की, तो इसे अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कम आई है। और ओवर का मतलब है कि 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी और एप्लीकेशन आ गई है 11,000 की, इसे अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो गाइस इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा, ठीक है ना गाइस। तो ये 3 पॉइंट है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें गाइस एक पॉइंट अपन को समझना है, तो पहले उससे पहले एक बार दोबारा रिवीजन कराता हूं उसका कि 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करना चाहती थी और एप्लीकेशन 10,000 की 10,000 आई है फुल सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी, 9500 की एप्लीकेशन है ये अंडर सब्सक्रिप्शन। और 10,000 की शेयर इशू 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी और एप्लीकेशन आई है 11,000 की, इसे अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है गाइस। अब इसमें बात कर लेते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कम से कम, यानी कि इसको वर्ड दिया जाता है कि नाम होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो गाइस मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि कम से कम 90%, मतलब कंपनी जितने शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है उसकी 90% मिनिमम, कम से कम 90% एप्लीकेशन उसके पास आनी चाहिए। सपोज दैट कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है तो 90% हो गया, इसका मतलब उसके 9,000 क्या आनी चाहिए? एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 90% से कम एप्लीकेशन आती है तो कंपनी को जो एप्लीकेशन का पैसा है पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ता है 15 डेज के अंदर। यानी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि 9,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए, तब तो कंपनी क्या कर सकती है? शेयर अलॉट कर सकती है। लेकिन अगर 90% से कम एप्लीकेशन आई है तो कंपनी को पूरा का पूरा एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना पड़ता है विदिन 15 डेज के अंदर। तो ये गाइस आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अच्छे से समझ में आया होगा, फुल सब्सक्रिप्शन के बारे में पता है, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट और क्या कहते हैं लमसम के बारे में। तो पहले इंस्टॉलमेंट में बताते हैं हम आपको कि कंपनी किस तरीके से पैसा मांगती है। कंपनी मांग रही है सबसे पहले एप्लीकेशन, ठीक है जी, एप्लीकेशन मांग रही है फर्स्ट। उसके बाद कंपनी मांगती है अलॉटमेंट, ठीक है जी, फिर फर्स्ट कॉल, ठीक है जी, फिर सेकंड कॉल, ठीक है। इस तरीके से चलता है, ऐसे फाइनल, इसके बाद भी और भी कॉल हो सकती है फाइनली। तो एप्लीकेशन मांग रही है कंपनी, अलॉटमेंट मांग रही है, फर्स्ट कॉल, सेकंड। एप्लीकेशन पर जो पैसा मांगा जाएगा वो 25% से कम नहीं हो सकता। यानी कि इसमें दो बातें कही गई हैं, एक है 5% की बात और एक कही गई है 25% की बात। अब 5% क्या है कि कंपनी जो एप्लीकेशन पर जो पैसा मांगेगी वो 5% से कम नहीं हो सकता, एटलीस्ट 5% से, यानी कि 5% से कम नहीं हो सकता एप्लीकेशन का पैसा। तो अब एप्लीकेशन का पैसा 5% का मतलब क्या है? यानी कि जो नॉमिनल वैल्यू मैंने बताई थी और आपको फेस वैल्यू बताई थी, इसका 5% से कम एप्लीकेशन नहीं मांगी जा सकती कंपनी से। और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मिनिमम कम से कम 25% पैसा एप्लीकेशन पर पेड करना होता है। बात आ रही है समझ में? 5% से कम नहीं मांग सकती और जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर्स लेते हैं, उनको 25% एप्लीकेशन पर पेड करना होता है। जितने रुपए पे कंपनी ने शेयर इशू करा है उसका 25% होल्डर को पे करना होता है, किस पर? एप्लीकेशन पर। तो ये दो बातें 5% और 25% वाली, तो ये पेड वाली बता दी और कंपनी 5% से कम एप्लीकेशन पे पैसा नहीं मांग सकती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से अपन ये लमसम इंस्टॉलमेंट वाला मेथड अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही है। मैंने आपको जो जो पॉइंट
पॉइंट थे वो समझा दिए हैं, शेयर कैपिटल के बारे में समझा दिया है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में समझा दिया है, टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में समझा दिया, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप समझा दिए हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने इश्यू ऑफ शेयर समझाया था आपको, उसके बाद मैंने आपको फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में समझाया है, उसके बाद मैंने आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में समझाया है, उसके बाद मैंने आपको ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बारे में समझा दिया है, जिसमें मैंने बता दिया एप्लीकेशन में 5% और 25% का क्या फंडा रहने वाला है, ठीक है गाइस। और ये अपनी नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आपको समझा दिया। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो गाइस पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, उसमें अपन लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंट्रीज वगैरह समझने वाले हैं और आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर गाइस कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं अच्छे से आपको और सॉल्व कर दूंगा अगर आपको कोई और परेशानी आ रही है तो, ठीक है गाइस। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।